हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉमर्स वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि क्योंकि उनका सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो लोग इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें, इंग्लिश स्कोर की तैयारी कहाँ करें। खासकर वो बच्चे जो सेमेस्टर 1 में अभी हैं, जो सेमेस्टर 1 में है और उनको ये नहीं पता है कि इंग्लिश स्कोर में जो सिलेबस है, क्योंकि साल दर साल हर साल इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो चुका है और हर साल नए पैटर्न के तरीके नए पैटर्न से एग्जाम लिया जा रहा है और स्टूडेंट्स की काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उनको कहाँ से एग्जाम की तैयारी करे जाए। और यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 सारे का सारा जो सिलेबस है वो हर साल चेंज हो गया है। अभी तो ऐसा हो गया कि आपके इस जो नए बैच है हमारे, जो सेमेस्टर 1 के जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, जिनका 6 तारीख को एग्जाम होने वाला है इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का, वो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि उन लोगों में संस्कृत का भी कुछ टर्म्स डाल दिया जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज जो वीडियो बनाया गया है इसमें आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारा का सारा यूनिट आपका कवर हो जाएगा। आप बस पूरे वीडियो तक रुके रहो, सारा का सारा सिलेबस आपका एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा और आप अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। बस आप वीडियो में बने रहो और आप देखो जितना भी सिलेबस है पूरा का पूरा इसमें कवर होने वाला। सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको कैसे आंसर देना है और बहुत ही इजी वर्ड्स में क्वेश्चंस, बहुत ही इजी वर्ड्स में आंसर्स, सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। बस आप वीडियो पे बने रहो। आपके टोटल 4 यूनिट है, 4 यूनिट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज आवर इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। स्टूडेंट्स ध्यान देना, यूनिट 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर में काफी चीज पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन क्योंकि समय कम है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा कि जो मोस्ट ऑफ द टर्म्स आपके पूछे गए वो संस्कृत के टर्म्स पूछे गए, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, फंक्शंस ऑफ लिटरेचर, साहित्य, काव्य, इतिहास, पुराना, शिक्षा, व्युत्पत्ति, आनंद, ये सारे टर्म्स से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सारे के सारे टर्म्स को डिफाइन करना बहुत ईजी होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो आप बस स्क्रीन पे देखो और आप समझो। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द संस्कृत टर्म फॉर लिटरेचर, दैट मींस दैट विच विथ और फॉर द गुड ऑफ ऑल, जिसके लिए सब कुछ है और गुड ही सब कुछ है, तो उसका आप आंसर डालोगे साहित्य। साहित्य आप समझते होंगे जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि नेम द संस्कृत टर्म फॉर पोएट्री और आर्टिस्टिक लिटरेचर, तो आप उसका आंसर डालोगे काव्य। क्या डालोगे? काव्य। अगर क्वेश्चन आती है आपकी कि व्हाट डज शिक्षा मीन, शिक्षा आप समझते हो कि हिंदी में आप लोग समझते हो कि शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। तो सिंपली आपको आंसर लिखना है 1 वर्ड में या फिर 1 सेंटेंस में। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि जब भी हम ऐसे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को डील करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसका आंसर या तो 1 वर्ड में लिखोगे या तो पूरा 1 सेंटेंस में लिखोगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग, शिक्षा का मीन्स क्या होता है? इंस्ट्रक्शन और टीचिंग, लिटरेचर दैट एजुकेट्स द रीडर। क्लियर है यहां तक बच्चों? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डज आनंदा मीन। ठीक है, आनंद मीन्स आप लोग समझते हो, आनंद मतलब खुशी होता है, तो आपको आंसर लिखना है कि आनंदा मीन्स एस्थेटिक ऑफ डिलाइट, जॉय। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, डिलाइट और जॉय। द प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम द रीडिंग लिटरेचर, लिटरेचर को पढ़ के जो हमें खुशी मिलती है उसे हम आनंदा बोलते हैं। तो ऐसे लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, जिसको आनंद के कैटेगरी में रखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या हो गया? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं आनंद। ठीक है, जिसका मतलब होता है डिलाइट और जॉय। एंड व्हाट डज व्युत्पत्ति मींस, व्युत्पत्ति का मतलब होता है रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट। टेस्ट समझते हैं आप लोग? ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट। ठीक है, लिटरेचर दैट ब्रॉडेंस वंस नॉलेज एंड सेंसिबिलिटी, जिसके एक किसी के नॉलेज के बारे में या सेंसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिटरेचर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपका कि नेम द 2 कैटेगरीज दैट इंक्लूड्स एपिक्स, एपिक्स का मतलब आप जानते होंगे, एपिक्स जो बड़े नैरेटिव पोएम्स होते हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए कि एपिक्स, आप ऐसे कैटेगरीज के बारे में बताओ जिसमें एपिक्स और एंशिएंट नैरेटिव्स, जिसमें इंडियन ट्रेडिशन को दिखाया जाता है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? तो आप उसका आंसर लिखोगे इतिहासा, दैट मींस हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें एपिक्स वगैरह शामिल होती है, या तो पुराना, पुराना जो एंशिएंट मैथोलॉजिकल टेल्स होती है, ठीक है, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब होती होगी, ये सारी बातें होगी, तो आप उसको वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साहित्य एंड काव्य, आपको अगर माइनर डिफरेंस बताना हो, कि साहित्य और काव्य में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली लिखोगे कि साहित्य इज अ ब्रॉड टर्म, वो एक बड़ा टर्म है। ठीक है, बड़ा टर्म है हमारा डिफाइन करने को लिटरेचर में, और काव्य जो है वो स्पेसिफिकली एक पोएटिक और आर्टिस्टिक लिटरेरी वर्क्स। ठीक है, जो एक सिंपली बस छोटे टर्म पे बात की था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ लिटरेचर, आपको अगर बताना हो, ठीक है,
अगर आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा गया कि आप टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर के बारे में बताओ, तो आप उसमें बस सिंपली लिखोगे पोएट्री और फिक्शन। आप ड्रामा और नॉन फिक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सिंपली कोई भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एन एलिमेंट ऑफ लिटरेचर, एलिमेंट का लिटरेचर क्या, सॉरी एलिमेंट क्या होता है लिटरेचर में, तो आप वहां पे बोल सकते हो कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स, जिसमें क्या क्या होता है हमारा, तो आप जानते हो प्लॉट्स होता है, कैरेक्टर होता है, थीम होता है, सेटिंग होता है, स्टाइल होता है, तो ये सारे मिलकर के हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर होते हैं। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े लॉन्ग टाइम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, स्टेट वन फंक्शन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का क्या फंक्शन होता है, तो लिटरेचर इंस्ट्रक्ट्स, शिक्षा, क्या इसके बारे में हम लोग पहले बात की, शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या होता है, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन। तो लिटरेचर इंस्ट्रक्ट्स शिक्षा, रिफाइंड टेस्ट यानी कि व्युत्पत्ति, एंड गिव्स एस्थेटिक प्लेजर दैट इज कॉल्ड आनंदा। क्लियर है यहां तक। अब थोड़े लॉन्ग टर्म पे चलते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना, आपको बस आपको ध्यान देना है और आप आंसर बस ग्रैब करो, अपने माइंड में इसको फिट करो, ठीक है, क्योंकि जो 6 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है, आपका इन्हीं सारी चीजों से हो रहा है। बस आप इसको दिमाग में रखो और सारा का आंसर यहीं से भिड़ेगा, ठीक है। अगर आपको बोला जाए सिंपली, जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन लिटरेचर, आप लिटरेचर को कैसे डिफाइन करोगे, तो आपको सिंपल वर्ड्स में लिखना है, क्या लिखना है कि लिटरेचर इज द आर्ट ऑफ रिटन और स्पोकन एक्सप्रेशन दैट यूजेज अ लैंग्वेज क्रिएटिवली, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें, ठीक है, टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस, इमोशंस, थॉट्स, और इट इंक्लूड्स पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, नॉन फिक्शन वर्क्स। लिटरेचर एम्स टू इंस्ट्रक्ट, क्या, तो इंटरनेट एंटरटेन एंड गिव एस्थेटिक प्लेजर टू इट्स रीडर्स, ठीक है, रीडर्स को प्लेजर देने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन इट इज कॉल्ड साहित्य। इंडियन टर्म में इसको क्या बोलते हैं, साहित्य, विच मीन्स दैट विच प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ ऑल, जो सभी के बारे में सोचता है। क्लियर यहां तक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे डिफाइन करोगे। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन इतिहास एंड पुराना, इतिहास और पुराण में क्या अंतर है आपको बताना है। तो आप बस सिंपली वर्ड्स में कैसे लिखोगे कि इतिहास रिफर्स टू हिस्टोरिकल एपिक्स एंड नैरेटिव इवेंट्स, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कंसिडर टू हैव एक्चुअली अकर्ड, जो एक्चुअली में हो चुका है, जैसे महाभारत, रामायण, ठीक है। और पुराना किसे कहते हैं, तो पुराण उसको बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड आर एंशिएंट टेक्स्ट कंटेनिंग मिथ्स, मिथ्स का मतलब होता है जो मिथिकल होता है, ठीक है, जिसको बस ऐसे बोला गया हो, ठीक है, मिथ्स हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, स्टोरीज दैट गॉड्स एंड किंग्स, ये सारी बातें। व्हाइल इतिहास इज मोर ग्राउंडेड टू लेजेंडरी हिस्ट्री, जो एक्चुअल हिस्ट्री है। पुरानाज आर लार्जली माइथोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल का मतलब आप जानते हो, ठीक है, विच इज मिथ्स, ठीक है, जो ट्रू नहीं होती, एंड didactic in nature। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 3 फंक्शन ऑफ लिटरेचर। अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 फंक्शन ऑफ लिटरेचर के बारे में बताओ, जो इंडियन ट्रेडिशन में हम जिसके बारे में बात करते हैं, तो आपको सिंपली वहां पे बस ऐसे लिखना है कि जो हमारे इंडियन के स्कॉलर्स है, जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग थे, वो लोग क्या बोलते थे कि मेन जो फंक्शन होता है लिटरेचर का 3 वो एक शिक्षा, व्युत्पत्ति और आनंदा। इन तीनों के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। शिक्षा यानी कि इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, व्युत्पत्ति द फंक्शन ऑफ रिफाइनिंग एक्सपैंडिंग रीडर स्टेट्स, रीडर के बारे में सोचना, और आनंदा जिसे पढ़ के हमें क्या मिलता है, जॉय मिलता है, डिलाइट मिलता है, खुशी मिलती है। क्लियर है यहां तक। बहुत ही इजी वर्ड्स में, बस आप ध्यान देते जाओ। व्हाट इज काव्य, काव्य खंड किसे कहते हैं, तो हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम साहित्य, साहित्य और काव्य क्या क्या डिफरेंट है इसमें। पहले आप काव्य को डिफाइन करोगे कि काव्य क्या होता है, तो काव्य इज द संस्कृत टर्म फॉर आर्टिस्टिक और पोएट्रिक लिटरेचर, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। वर्क्स क्राफ्टेड विद डेलिबरेट ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की ब्यूटी दिखाने के लिए, इमोशन दिखाने के लिए, जिसको हिंदी में रसा बोलते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन दिखाने के लिए। जहां तक साहित्य की बात होती है, तो साहित्य इज अ ब्रॉडर टर्म दैट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूडिंग प्रोज, जिसमें हम प्रोज के बारे में बात करते हैं, पोएट्री के बारे में बात करते हैं, ड्रामा के बारे में बात करते हैं। और जो काव्य है, काव्य और साहित्य में डिफरेंस क्या, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको लिखना है कि नॉट ऑल साहित्य इज काव्य और साहित्य इज आल्सो इंक्लूड्स इन नॉन फिक्शन। क्लियर है, नॉन फिक्शन एंड इंस्ट्रक्शनल वर्क्स। फिर आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो आप बस सिंपली उसमें क्या क्या लिखोगे, तो आप प्लॉट लिखोगे, थीम लिखोगे, सेटिंग लिखोगे, पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखोगे, ठीक है, आपका स्टाइल लिखोगे, और ये सबको बस थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करोगे। कैसे, तो आप सिंपली लिखोगे द मेन एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स प्लॉट, प्लॉट में क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में जो पीपल जो मेन लीड होते हैं, ठीक है, जो स्टोरी में मेन लीड होते हैं उनके बारे में, ठीक है। थीम तो द सेंट्रल आइडिया और मैसेज, जो उसका काम होता है, ठीक है, जो हमारा मैसेज देना होता है, कन्वे करना होता है,
कि आप इस स्टोरी से क्या सीखते हो, उसको हम लोग थिंग बोलते हैं। सेटिंग, कहाँ पे रखा गया, द टाइम एंड प्लेस, ठीक है। स्टाइल, द ऑथर्स यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, उसमें किन किन बातों को गौर कर रहे हैं। अब पॉइंट ऑफ व्यू किसका हो सकता है, या तो नैरेटर का पर्सपेक्टिव हो सकता है, या फिर और किसी का हो सकता है, हीरो का भी हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट का भी हो सकता है, एंटैगनिस्ट का। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड दीज एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ कंप्लीट लिटरेरी वर्क। क्लियर यहां तक बच्चों, ठीक है। अगले टर्म पे चलते हैं। ये यूनिट 1 में आपका यहां से बाहर नहीं पूछेगा, यहां से बाहर एकदम नहीं पूछेगा, और पूछता भी है तो जितना टर्म्स मैंने बताया आप उसको कवर करो लगे। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 है हमारा, क्या है, पोएट्री, ठीक है। यहां तक हम लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं पोएट्री। पोएट्री में भी हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे कि इंडियन पोएट्री, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स और मीटर्स, इसमें जो जो चीजें उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज बैलेड, बैलेड क्या होता है, तो बैलेड एकदम सिंपल टर्म है। बैलेड के बारे में आपको बस इतना लिखना है कि बैलेड इज अ टाइप ऑफ नैरेटिव पोएम दैट टेल्स अ ड्रामेटिक और फोक स्टोरी, जो ड्रामेटिक और फोक स्टोरी बताता है, ऑफन अ सिंपल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ म्यूजिक। इसको म्यूजिक के जैसे गाया जाता है। बैलेड के बारे में आप लोग अगर क्लास में पढ़े होंगे तो बहुत ही सिंपल टर्म है कि बैलेड ऐसा होता है जिसको म्यूजिक के जैसे गाया जाता है, और इसमें किसी एक पर्सन के इंडिविजुअल स्टोरी के बारे में बताया जाता है, या फिर फोक स्टोरी। फोक का मतलब होता है, आप समझते हो कि फोक म्यूजिक, जैसे आप झारखंड के हो तो आप ऐसे समझ लो कि आपकी जो माताएं हैं, बहनें हैं, या फिर दादियां हैं, जब वो खेत में काम करती तो जो गाना गाती है, ऐसे आप उसको समझ लो, ठीक है। फिर है डिफाइन एलेजी। एलेजी का नाम सुनते आपको समझ लेना है कि ये हमारा जो है वो सैड पोएम्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो एलेजी इज अ मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, सैड। तो मॉर्नफुल पोएम रिटन इन अ लैमेंट, लैमेंट का मतलब होता है दुख दिखाना, ठीक है। दुख में क्या क्या, तो डेथ, किसी का डेथ के बारे में बात करें पर्सन का, या फिर कोई ग्रीफ हो गया, कोई बुरा हादसा हो गया, तो इस चीज को दिखाने के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज बस आपको लिखना है कि एन एलेजी इज अ मॉर्नफुल रिटन टू लैमेंट द डेथ ऑफ पर्सन और एक्सप्रेस ग्रीफ। क्लियर है यहां तक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एपिक पोएम, एपिक पोएम के बारे में हम लोग थोड़ा सा ऊपर भी डिस्कस किया। एपिक का मतलब होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम। आपको सिंपल डिफाइन क्या करना है कि एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट टेल्स द हीरोइक स्टोरी, जो हीरोइक स्टोरी के बारे में बात करता है, ठीक है। द ग्रेट फिगर, नेशन, या फिर जैसे आप होमर्स का इलियड का एग्जांपल दे सकते हो, या आप सॉरी जेफरी चॉसर के वर्क के बारे में बात कर सकते हो, शेक्सपियर के वर्क के बारे में बात कर सकते हो। तो उन सारे लोगों के बड़े बड़े वर्क्स के बारे में बात कर सकते हो, जिसमें बहुत ही लंबा होता है। आप इंडियन में एग्जांपल लो तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, आप उनके बारे में लिख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिरिक पोएट्री, आप नाम से ही समझ रहे हो लिरिक्स क्या होता है, जैसे गाने में लिरिक्स होता है तो आप उसको समझ लो। तो आप उसमें क्या लिखोगे कि लिरिक पोएट्री एक्सप्रेस द पर्सनल इमोशंस, ठीक है, जिसमें हम पर्सनल इमोशन के बारे में बात करते हैं, फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारा स्पीकर बताना चाहता है, ठीक है। या फिर रिटन इन फर्स्ट पर्सन, जिसके बारे में लिखा हो गया, या फिर जो खुद बोल रहा हो तो उसके बारे में, तो हमारा क्या हो जाता है, लिरिक पोएट्री हो जाता है। व्हाट इज एन ओड, ओड के बारे में आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि ओड इज अ फॉर्मल डिग्निफाइड पोएम रिटन इन अ प्रेज, किसी के बारे में हम तारीफ करते हैं, ठीक है, प्रेज करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। चलिए, सेलिब्रेशन ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, इवेंट के बारे में बात करते हैं, फिर आइडिया के बारे में बात करते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो आप इतना सिंपल आप लिख करके इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ओड क्या होता है हमारा। आप सोनेट बारे में पूछा जाए, सोनेट क्या होता है, तो सोनेट के बारे में आपको सिंपली बस इतना याद रखना है कि सोनेट इज नथिंग बट, सोनेट के बारे में बस आपको इतना लिखना है कि सोनेट क्या होता है, तो सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम रिटन इन अ आयम्बिक पेंटामीटर। ये दो टर्म आपको याद रखना है कि सोनेट 14 लाइन की लिखी जाती है, और जिसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, यूजुअली अबाउट द लव और ब्यूटी। किसके बारे में, और लव और ब्यूटी के बारे में। तीन चीजें याद रखनी है, आपका आंसर बन गया। क्या क्या, 14 लाइन की होती है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है, और लव और ब्यूटी के बारे में होता है। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महाकाव्य क्या होती है इंडियन पोएट्री में, तो इंडियन पोएट्री में महाकाव्य क्या होती है, तो आपको सिंपली लिखना है कि महाकाव्य इज अ संस्कृत एपिक पोएम। जिस तरह से एपिक पोएम इंग्लिश में बहुत लंबी लंबी होती, वैसे ही महाकाव्य क्या होती है, बहुत ही लंबी पोएम होती है। जैसे महाभारत रामायण के बारे में बार बार एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। दैट हैज ग्रेट लेंथ, ग्रैंडवर, फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कंपोजिशन। एग्जांपल आप जैसे कालिदास की जो रघुवंशा है, ठीक है, आप इसमें रामचरितमानस का भी नाम ले सकते हो, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज खंड काव्य, तो खंड का मतलब भी आप समझ रहे हो, खंड का मतलब होता है तोड़ तोड़ के। खंड का मतलब क्या होता है, तोड़ तोड़ के। तो खंड में आप क्या बता सकते हो कि खंड काव्य इज अ शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर इंडियन पोएम दैट फोकसेस ऑन सिंगल थीम, जो एक सिंगल थीम पे हो या फिर सिंगल एपिसोड पे हो, ठीक है। अनलाइक लेंदी महाकाव्य, लेंदी महाकाव्य से अलग हो। अनलाइक का मतलब क्या होता है, अलग, ठीक है। तो आप सिंपली बस ये फोकस करना है कि खंड काव्य क्या होता है, तो शॉर्ट पोएम होता है। एपिक क्या होता है, तो लंबी होती है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं। भक्ति पोएट्री, नाम से आपको समझना, भक्ति पोएट्री क्या होती है, तो भक्ति गाने
आप समझ सकते हो, ठीक है, भक्ति क्या होती है। तो जो ऐसे कविताएं या फिर ऐसे पोएम्स जो भक्ति से रिलेटेड हो, गॉड से रिलेटेड हो, सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड हो, तो आप उसका सिंपली आंसर क्या लिखोगे कि भक्ति पोएट्री इज डिवोशनल पोएट्री। क्लियर है यहां तक? भक्ति पोएट्री इज डिवोशनल पोएट्री फ्रॉम मिडिएवल इंडिया, ठीक है, जो मिडिएवल इंडिया में इस चीज को लाया गया था। इसमें क्या एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? तो इसमें एक्सप्रेस करते हैं लव और सरेंडर टू गॉड, ठीक है, रिटन बाय सेंट्स, ठीक है, सेंट्स यानी कि साधु लोग लिखे हुए थे या फिर पोएट्स लिखे हुए थे, जैसे कि मीराबाई, कबीर, ठीक है, मीराबाई का नाम सुने आप, कबीर का नाम सुने हो। मीराबाई ने कृष्ण के लिए लिखा, कबीर ने अपने प्रभु के लिए, कबीर के दोहे होते, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते। फिर थोड़ा सा टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टर्म्स जैसे हमारा एलिट्रेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोएट्री में कि एलिट्रेशन क्या होता है, तो एलिट्रेशन के बारे में आपको सिंपल वर्ड्स में बस इतना ही लिखना है कि एलिट्रेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियरबी वर्ड्स। एग्जांपल, पीटर पाइपर पिक्ड अ पिग, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे पोएम्स जिनमें जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं ना, तो कॉन्सोनेंट को, ठीक है, हर एक वर्ड्स के बाद रिपीट किया जाता है। जैसे हमारा पी है, देन देयर इज पी एंड पी, दैट साउंड्स सिमिलर। जैसे हम कविताएं पढ़ते तो उसमें हमारा राइमिंग वर्ड्स होता है ना, वैसे ही हमारा इसको समझना है, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ नियर बी वर्ड्स। क्लियर यहां तक? नियर बाय वर्ड्स। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि डिफाइन एसोनेंस, तो एसोनेंस क्या होता है? तो सिंपल वर्ड्स में आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बता रहे हैं, ठीक है। आपको बस सिंपली लिखना है कि एसोनेंस क्या होता है। अगर वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में पूछा गया या फिर वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन में पूछा गया, तो आपको बस लिखना है कि एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा एलिट्रेशन क्या होता है। तो एलिट्रेशन में हम लोग जानते हैं कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, और एसोनेंस में क्या होता है? तो रेपिटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स। सिंपल है दोनों, आप एक को याद करो दूसरा याद हो गया। ऐसे ही एग्जांपल में जैसे आप समझो दैट द रेन इन द स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। लिटरेचर में काफी पॉपुलर लाइन है हमारा, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे ही रिपीट करते हैं। लाइक हमारा जैसे इसमें आपका आ गया ए, ठीक है, ए, द साउंड ऑफ ए इज कमिंग इन ऑल द वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो दो चीजें, दोनों को आप एक ही डेफिनेशन में ऐड करके उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ओनोमेटोपिया, तो आप इसका आंसर सिंपली बस ऐसे लिखोगे कि ओनोमेटोपिया इज अ वर्ड दैट इमिटेट्स। इमिटेट्स का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। इमिटेट्स या फिर सजेस्ट, जो इमिटेट करता है फिर सजेस्ट करता है क्या? तो साउंड इट डिस्क्राइब्स, ठीक है, जो साउंड के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा बज, हिज, स्प्लैश, सिंपल वर्ड्स है, ठीक है, जिसमें हम लोग ज्यादा जोर देते हैं। जैसे हिंदी के वर्ड्स होते हैं जैसे ज, ठीक है, या फिर हमारा हो गया आपका इधर ज हो गया, ऐसे करके क्या हो गया, फिर फ हो गया। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो हिंदी में आते थे, वैसे ही इंग्लिश में जो ऐसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हम इमिटेट्स करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं द साउंड को, ठीक है, लाइक हमारा बज, हिज, स्प्लैश, इस तरह के वर्ड्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि व्हाट इज ऑक्सीमोरन। दवाई नहीं है, ठीक है, टर्म है, लिटरेचर में टर्म है आपका कि ऑक्सीमोरन क्या होता है। तो ऑक्सीमोरन का आप सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हो कि ऑक्सीमोरन क्या होता है? एन ऑक्सीमोरन कंबाइंस टू अपोजिट आइडियाज, जो दो अपोजिट आइडिया को कंबाइन करता है, किसमें? एक फ्रेज में। जैसे हमारा लिविंग डेथ, लिविंग का मतलब क्या होता है? जीना, और डेथ का मतलब मरना। बिटर का मतलब कड़वा, स्वीट का मतलब मीठा। तो दो वर्ड्स ऐसे कंबाइन होते और पोएम्स में ऐसे लिखे जाते हैं ताकि वो डिफरेंट मीनिंग्स को साथ में कंबाइन करें, ठीक है। आप वर्क्स में पढ़ते हो, क्लियर है? तो ऑक्सीमोरन सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीमोरन क्या होता है। तो ऑक्सीमोरन में हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपोजिट आइडियाज को सेम में हम लोग कंबाइन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिमिली, ठीक है, ये ऐसा वर्ड्स है जिसके बारे में आप लोग सब सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। सिमिली क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत ही इजी भी है। सिमिली क्या होता है? तो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं दो अनलाइक चीजों के, दो डिफरेंट चीजों के, ठीक है। टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। ये जो वर्ड्स है इनसे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को यूज करके हम लोग पोएम्स में कंपेयर करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिली। तो आप सिंपली लिखोगे क्या? क्या सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। लाइक ब्रेव एज लायन, लायन के जैसा बहादुर, उसके जैसा खूबसूरत, चांद के जैसा खूबसूरत। हाँ, सभी बच्चों को याद आ रहा है अब।
फिर मेटाफोर भी सेम ही टर्म है, ठीक है। मेटाफोर के बारे में भी आपको जो सिमली के जैसे अभी याद की ना, वैसे ही मेटाफोर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मेटाफोर क्या होता है। तो मेटाफोर इज अ डायरेक्टली स्टेट्स वन थिंग टू अनदर, जो एक चीज को दूसरे थिंग से स्टेट करता हो, उसको डिफाइन करता हो। लाइक हमारा लाइफ इज अ जर्नी, बस सिंपल सा वर्ड, लाइफ इज अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है, ऐसे करके, ठीक है। तो आप सिंपली इसका ऐसे करके लिखोगे कि मेटाफोर डायरेक्टली स्टेट्स और वन थिंग टू अनदर, वन थिंग इज अनदर, कि एक चीज है वो दूसरी चीज भी है, ठीक है। लाइफ क्या है तो जर्नी है, जीवन क्या है तो कठिनाई है। लाइफ इज अ जर्नी आप लिखोगे लाइफ इज स्ट्रगलिंग, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आपका सिंपल टर्म है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया वन वर्ड आंसर वाले में कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, आप सिंपली उसमें आंसर लिखोगे कि ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जिसमें हमारे सारे लाइंस राइम करते हैं, लेकिन अनराइम का मतलब जो राइम ना करता हो। तो ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड पोएट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। कॉमनली यूज्ड बाय शेक्सपियर, जो हमारे महान कवि है, ठीक है। शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन आवर इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। वो अधिकतर यूज करते हैं हमारा किसका, ब्लैंक वर्स का। कपलेट क्या होता है, कपल्स नहीं कपलेट, ठीक है, ध्यान देना इधर, ठीक है। व्हाट इज कपलेट, तो कपलेट के बारे में आप सिंपली क्या लिखोगे, तो कपलेट के बारे में लिखोगे कपलेट इज अ पेयर ऑफ, ठीक है। कपल से आपको याद आ गया कि कपल का मतलब पेयर्स होते हैं, यानी कि दो पीपल। हाँ, वैसे ही कपलेट याद रखना है कि कपलेट इज अ पेयर ऑफ सक्सेसिव राइमिंग लाइंस, जिसमें दो लाइंस आपस में राइम करते हो, ठीक है। और पोएट्री विथ अ सेम मीटर, ठीक है, जिसमें सेम मीटर की यूज करके दोनों को राइम करवाया जाता है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि क्वार्टरिन क्या होता है, तो अ क्वार्टरिन इज अ स्टैंजा, ठीक है। स्टैंजा होता है जिसमें कितने 4 लाइंस होते हैं। आपको याद रखना है कि क्वार्टरिन का आपका डेफिनेशन कैसे लिखना है, तो क्वार्टरिन का आपको सिंपली ऐसे लिखना है कि क्वार्टरिन इज अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस ओपन विद अ रेगुलर राइम स्कीम, जिसमें रेगुलर राइम स्कीम होता है, जैसे आप समझते होंगे, ठीक है, ए बी, ठीक है, या फिर ए बी ऐसे करके ये हमारा राइमिंग स्कीम होता है। क्लियर है। अब लंबे वर्ड्स पे, थोड़े लंबे क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि फ्री वर्स क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्री वर्स के बारे में जान लेते हैं कि फ्री वर्स क्या होता है। जो आजकल के पोएम्स लिखते हैं, ठीक है, आजकल के जो ऑथर्स हैं या फिर आजकल के जो राइटर्स हैं, वो लोग फ्री वर्स में हमारा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो फ्री वर्स इज अ पोएट्री दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड राइम स्कीम और मीटर, जिसमें ना फिक्स्ड राइम होता है, ना स्कीम होता है, ना मीटर होता है, जो मन में आया वो लिख देते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसका आंसर ऐसे लिखोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्रेन, ठीक है, रिफ्रेन क्या होता है, पोएट्री में हम लोग रिफ्रेन पढ़ते हैं, रिफ्रेन क्या होता है, तो रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन इज अ लाइन और अ ग्रुप ऑफ लाइंस, ठीक है। सिंपल वर्ड्स है कि रिफ्रेन इज अ लाइन, एक लाइन या फिर अ ग्रुप ऑफ लाइन रिपीटेड एट इंटरवल्स इन अ पोएम्स, ठीक है, लाइक अ कोरस इन अ सॉन्ग। जैसे हम सॉन्ग में कोरस देते हैं ना, लंबा धुर लगाते हैं, ठीक है, सुन लगाते हैं, ऐसे करके सुर लगाते हैं, तो उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं रिफ्रेन। पोएट्री में उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेन। क्लियर है यहां तक, इस टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब थोड़े शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन में, पोएट्री में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पोएट्री, जैसे हमने लिटरेचर में पूछा, लिटरेचर वाले टर्म में हम लोग पूछा था कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, तो आपसे पूछा जाएगा यही सेम क्वेश्चन अगर पोएट्री से रहा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पोएट्री, पोएट्री का नेचर क्या होता है। तो सिंपली आपको बस ऐसे लिखना है कि पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन। उसमें हम लोग लिटरेचर को एक्सप्रेस करते कैसे, तो हम लोग राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, इमेजरी यूज करते हैं, केयरफुली चूजन वर्ड्स टू इवोक इमोशंस, इसमें इमोशंस के बारे में बात करते हैं, कन्वे डीप मीनिंग के बारे में बात करते हैं। अनलाइक प्रोज, पोएट्री ऑफन यूजेस कंप्रेस्ड लैंग्वेज, उन लोगों की तरह नहीं, ठीक है, किसके तरह नहीं, तो हमारा पोएट्री पोज की तरह नहीं, थोड़ा सा अलग, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच भी हम लोग यूज करते हैं, म्यूजिकल भी पैटर्न्स का भी यूज करते हैं, क्रिएट एस्थेटिक पोएट्री, ये सारी चीजें। पोएट्री स्पीक्स नॉट जस्ट टू इंटेलेक्ट, ठीक है, जो सिर्फ इंटेलेक्ट, जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, जो ज्ञान और बुद्धिवर्धक लोग होते हैं, बस उनके लिए नहीं होता, ये उनके लिए भी होता है, बट ऑल्सो टू द हार्ट, ठीक है, टू द हार्ट, कैप्चरिंग इमोशंस दैट एवरीबॉडी लैंग्वेज कैन नॉट फुल्ली एक्सप्रेस। पोएट्री क्या होता है, क्लियर है यहाँ, पोएट्री का नेचर क्या होता है कि जनरली जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो नहीं, उसका एक अलग रूल्स और रेगुलेशन होता है। उसमें फिगर ऑफ स्पीच हम लोग यूज करते हैं, म्यूजिकल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इंटेलेक्ट के बारे में, जो इंटेलेक्ट पीपल होते हैं वो तो समझते भी है, वो लोग लिखते भी हैं, और साथ साथ में वो किससे कनेक्ट करता है हमारा, तो हार्ट से कनेक्ट करता है, और किसको कैप्चर करता है, तो इमोशंस के बारे में, थॉट्स के बारे में, ठीक है। क्लियर है यहाँ था, आगे डिस्क्राइब करते हैं। फिर अगर आपका संस्कृत का टर्म आ जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन महाकाव्य एंड खंड काव्य,
कि आपको महाकाव्य और खंड काव्य में डिफरेंस बताना, तो आप उसको कैसे बताओगे? तो आप उसको बताओगे कि महाकाव्य इज अ फुल लेंथ संस्कृत एपिक, ठीक है, एपिक का मतलब लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है, तो महाकाव्य क्या होता है? फुल लेंथ संस्कृत एपिक, ठीक है, जिसमें मल्टीपल कैंटोज होते हैं, सरगास होती है, ठीक है, हीरोइक सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बताते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट पोएटिक रूल्स उसमें फॉलो होते हैं। एग्जाम्पल में आप कैसे बोल सकते हैं? एग्जाम्पल में आप रघुमसा बाय कालिदास लिख सकते हो। खंड काव्य इज अनदर, खंड काव्य हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। खंड काव्य क्या होती है? तो खंड काव्य में हम शॉर्ट चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसमें शॉर्ट पोएम्स होते हैं, शॉर्टर इंडियन पोएम्स डीलिंग विद सिंगल एपिसोड्स इमोशन from a larger story, while Mahakavya is a grand and comprehensive, खंड काव्य is concise and focused। खंड काव्य कंसाइज होता है, छोटा होता है, फोकस होता है, और महाकाव्य बहुत ही एलिब्रेटिव और बड़ा होता है। क्लियर है यहां तक? अब आगे बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप मुक्तका पोइट्री के बारे में बात करो जो संस्कृत में हमारा है, तो मुक्तका के बारे में आप सिंपली बात, मुक्तका मतलब क्या होता है? मुक्त, फ्री। जैसे हम लोग फ्री वर्स के बारे में बात की, तो फ्री वर्स जैसे होता है ना हमारा इंग्लिश में, वैसे ही मुक्तका होती है। मुक्तका का मतलब मुक्त होता है। मुक्तका रिफर्स टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी फ्री, इंडिपेंडेंट सिंगल वर्स पोएट्री इन इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईच वर्स इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो खुद में कंप्लीट होता है, एक्सप्रेसिव सिंगल थॉट, जो सिंगल थॉट के बारे में बात करे, सिंगल इमोशन के बारे में बात करे, ठीक है, और किसी ऐसे सीन के बारे में बात करे जो विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट, जिसके आगे पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ नहीं है। दीज वर्सेस स्टैंड अलोन एज परफेक्ट, खुद में ही कंप्लीट होते हैं, लिटिल जेम्स ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन एंड आर वाइडली यूज्ड इन संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में इसका वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन एनी 3 लिटरेरी टर्म्स यूज्ड इन पोएट्री, ये सेम क्वेश्चन, इसी सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग लिटरेचर में किए कि 3 टर्म्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप 3 टर्म्स के बारे में बात करो कि 3 लिटरेरी टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारा इमेजरी होता है, सेकंड हमारा हाइपरबोल होता है, और थर्ड हमारा क्या होता है? तो थर्ड हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? तो इमेजरी में द यूज ऑफ विविड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स। आप ऐसे पोएम्स जिसको पढ़ के आपके दिमाग में पिक्चर्स चलने लगते हैं, आपके दिमाग में ऐसे पिक्चर्स बनने लगते हैं, ठीक है, इमेजिनेशन आपका पीक पे होता है, ठीक है। हाइपरबोल यानी कि एन एक्सट्रीम एग्जैजरेशन यूज्ड फॉर एम्फेसिस ऑफ इफेक्ट। कोई भी एम्फेसिस और इफेक्ट के लिए दिमाग में मेंटली जोर पड़ता है ना, ठीक है, आप दिमाग में पिक्चर्स बनने लगते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, ठीक है, आप किसी चीज पे ऐसे करके फोकस करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हो उस वर्ड्स पे, इस तरह से। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है आप किसी ह्यूमन क्वालिटीज को नेचर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग, ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग को आप क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो। जैसे द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, ठीक है, तो विस्पर करने का काम किसका होता है? ह्यूमन का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हवाएं हैं वो ट्रीज से विस्पर कर रही है, ठीक है। तो दीज डिवाइसेस मेक पोएट्री मोर एक्सप्रेसिव एंड पावरफुल। तो 3 लिटरेरी टर्म्स के बारे में डिस्कस करोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस बताइए कि हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। हीरोइक जो हमारा हीरोइक होता है, जिसमें हम हीरो के बारे में बात करते हैं, ब्लैंक वर्स जो हमारे शेक्सपियर यूज करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो अ हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 राइमिंग लाइंस, जिसमें 2 राइमिंग लाइंस लिखे जाते हैं, जो आयम्बिक पेंटामीटर में यूज होता है, एंड इट वाज पॉपुलर बाय द पोएट्स लाइक अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, आप इसका नाम भी लिख सकते हो इनका कि अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे फेमस था, यूज फॉर एपिग्रामेटिक विटी एक्सप्रेशन। और ब्लैंक वर्स क्या होता है? तो ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स क्या है हमारा? तो इज आल्सो रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, इसको भी आयम्बिक पेंटामीटर में यूज किया जाता है, लेकिन ये राइम हमारा नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में आपको लिखना है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर पे भी लिखा जाता है, कौन? हमारा ब्लैंक वर्स, ठीक है, लेकिन ये हमारा राइम नहीं करता, ठीक है, बट इट डज नॉट राइम, इट साउंड्स क्लोजेस्ट टू नेचुरल स्पीच लाइक एंड वाज यूज्ड एक्सटेंडली बाय शेक्सपियर, ठीक है। हम लोगों ने बात किया कि शेक्सपियर इनका ज्यादा यूज करते थे अपने प्लेज में, ठीक है, या फिर मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट में इसका यूज किए हुए, ठीक है, जो हमारा राइम नहीं करता। क्लियर है यहां तक? अब आगे हमारा 3rd यूनिट में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड यूनिट है हमारा ड्रामा। थोड़ा पाउज कर सकते हैं, पाउज कीजिए, एंड नहीं कीजिए, हाँ।
अगर अगला यूनिट जो हमारा यूनिट थर्ड ड्रामा, अगर आपका ड्रामा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाए, ठीक है, कि जो सिंगल वर्ड्स में आप लोग आंसर लिखते हो, उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रामा किसे कहते हैं, पहला जो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ड्रामा किसे कहते हैं, तो आप सिंपली उसका आंसर क्या लिखोगे? तो ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिटन टू बी परफॉर्म, जिसको परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? स्टेज पे। किसके द्वारा? तो एक्टर्स के द्वारा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कन्वेइंग अ स्टोरी थ्रू आउट डायलॉग्स एंड एक्शन, जिसमें एक्शंस और डायलॉग्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? सिंपल वर्ड्स में। डिफाइन ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको लिख देना है। ट्रेजेडी क्या होता है? तो ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ ड्रामा जिसमें हम लोग सेंट्रल जो कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो सफर करता है। सफर यानी स्ट्रगल करता है, झेलता है, ठीक है, किससे? डाउनफॉल ड्यू टू फेटल फ्लॉ। फेटल फ्लॉ मतलब कुछ दिक्कतें करती है, ठीक है, आगे जाकर के उसकी स्टोरी में कोई दिक्कत आता है, ठीक है, वो कुछ गलती करता है जिसकी वजह से उसका जो एंडिंग होता है वो ट्रेजिक होता है। एंडिंग इन अ डिजास्टर और डेथ, या तो कोई प्रॉब्लम में फंस करके खत्म हो गया तो उसी की डेथ हो जाती है। तो ट्रेजेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि कॉमेडी क्या होता है, तो कॉमेडी, ठीक है, ड्रामा भी परफॉर्म करते हैं, ट्रेजेडी भी परफॉर्म करते हैं, ये हमारा कॉमेडी भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉमेडी क्या होता है? तो कॉमेडी इज अ ड्रामेटिक वर्क दैट इज लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही दिल पे अच्छा लगेगा, ठीक है। ह्यूमरस होता है जिसमें कॉमेडी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है हमारा विथ हैप्पी एंडिंग, ठीक है, हैप्पी एंडिंग होता है। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि मोरालिटी प्ले क्या होता है, तो मोरालिटी प्ले जिसका एक मैसेज होता है देना हमारा, ठीक है, कि मोरालिटी प्ले इज अ मेडिएवल ड्रामा दैट यूजेस allegorical characters to teach moral values और religious lessons, ठीक है। एग्जांपल में आप, ठीक है, एवरीमैन जो एक वर्क है हमारा, जिसको प्ले जो मोरालिटी प्ले है, उस आप उसको एग्जांपल में लिख सकते हो। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि मिस्ट्री प्ले क्या होता है, मिस्ट्री प्ले क्या होता है, तो आप सिंपली उसको लिखोगे कि मिस्ट्री प्ले इज अ मिडिएवल रिलीजियस ड्रामा। क्या? रिलीजियस ड्रामा, मिडिएवल रिलीजियस ड्रामा बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, जो बाइबल पे स्पेशली बेस्ड हो, ठीक है, स्पेशली द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे जो बेस्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्ट्री प्ले। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन कैथारसिस, कैथारसिस क्या होता है हमारा, तो कैथारसिस एक इमोशनल है, इमोशन है। क्या इमोशन है? कि कैथारसिस इज द इमोशनल पर्गिंग और रिलीफ, पिटी और फियर, जो आप ट्रेजेडी को देखते टाइम आपके अंदर जो आता है, जो आप रिलीज ऑफ इमोशन, ठीक है, आप सिंपली लिख सकते हो कि कैथारसिस इज रिलीज ऑफ इमोशन, ठीक है। पिटी और फियर, पिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, दुख फील करते हो, डर फील करते हो, फेल्ड बाय द ऑडियंस, जो ऑडियंस फील करती है कब? तो ट्रेजेडी देखने टाइम, या फिर ट्रेजेडी एंड होती है उस टाइम। क्लियर है यहां तक? ठीक है। द टर्म वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल, सिंपली एरिस्टोटल इसके बारे में अच्छे से डिफाइन किए हुए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है व्हाट इज हमर्शिया। हमर्शिया क्या होती है? सारे है जो हमारे ट्रेजेडी के टर्म्स है। हमर्शिया क्या होता है? तो हमर्शिया जो होती है वो ट्रेजिक फ्लो होता है या फिर ट्रेजिक एरर होता है, जिसकी वजह से जो हमारा हीरो होता है उसके साथ बुरा होता है, ठीक है। हमर्शिया इज अ ट्रेजिक फ्लो और एरर इन अ कैरेक्टर्स नेचर, ठीक है। कैरेक्टर्स के नेचर में एक फ्लॉ होता है, एक कमी होती है, दैट लीड्स देयर डाउनफॉल, जिसकी वजह से उसके लाइफ में डाउनफॉल आता है, ठीक है, जिसको झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल में आप मैकबेथ का जो एम्बिशन है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, तो ड्रामेटिक आयरनी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ड्रामेटिक आयरनी जो होता है वो अकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग, ऑडियंस को जब कुछ पता हो दैट द कैरेक्टर इन द प्ले डू नॉट, जो कैरेक्टर्स को पता नहीं हो वो चीज। क्लियर है? फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन सॉलिलोक्वी, तो आप उसका आंसर लिखोगे सॉलिलोक्वी इज अ स्पीच इन विच अ कैरेक्टर अलोन ऑन अ स्टेज रिवील्स देयर इनर मोस्ट थॉट्स टू द ऑडियंस। ऐसा प्ले जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सिंगल हैंडेडली परफॉर्म करता है स्टेज पे, ऑडियंस को सारी बातें कन्वे करके। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अपने इनर थॉट्स को वहां पे एक्सप्रेस करता है। फिर आपसे अगर थोड़ा सा और लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, जो उसका आप वन ही वर्ड में आंसर लिख दो। क्वेश्चन है अगर आपसे पूछा जाए कि मोनोलॉग क्या होता है, तो आप मोनोलॉग में लिखोगे, ठीक है, आप मोनोलॉग में लिखोगे, क्या लिखोगे कि अ मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच। क्या स्पीच देते हो ना आप स्टेज पे, आप वैसे ही समझ लो कि अ मोनोलॉग इज अ लॉन्ग स्पीच गिवन बाय वन कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। सिंपल। एक बंदा स्पीच जो देता है स्टेज पे आकर के, वो क्या करता है? वो ऑडियंस के सामने आता है, स्टेज पे स्पीच देता है, अपने अपने थॉट्स को रखता है, ओपिनियन को रखता है और वहां से चला जाता है। सिंपली आप उसको वैसे ही बताना कि मोनोलॉग क्या होता है, तो मोनोलॉग एक लॉन्ग स्पीच होता है जो कैरेक्टर देता है कहाँ पे? किसी के सामने, प्रेजेंस ऑफ अदर्स। क्लियर है? ह्यूब्रिस क्या होता है? तो ह्यूब्रिस इज एन एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस, ठीक है, इन अ कैरेक्टर दैट लीड्स टू देयर इवेंचुअल डिस्ट्रक्शंस।
आपसे पूछा जाए कि ह्यूब्रिस क्या होता है तो आप सिंपली उसका बताओगे कि जब किसी कैरेक्टर के अंदर प्राइड, घमंड आ जाती है, ठीक है, या फिर उसके अंदर एरोगेंस आ जाता है, तो वो जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। आप सिंपली उसको सिंपल वर्ड्स में लिख दोगे। क्लियर है यहां तक? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, डिफाइन एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट से पहले आप ये जानो कि प्रोटैगनिस्ट क्या होता है हमारा। प्रोटैगनिस्ट हमारे मेन लीड को बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा गुड थिंग करता है, ठीक है, जो हमारे गुड की तरफ रहता है, गुड साइड की तरफ। एंटागनिस्ट जो उसके अगेंस्ट रहता है, ठीक है, लेकिन दोनों मेन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एंटागनिस्ट क्या होता है? एंटागनिस्ट इज द कैरेक्टर हु अपोजेज, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट को अपोज करता हो, ठीक है, अपोजेज द प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो होता है उसको अपोज करता है, एंड क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, समस्याएं लाता है। क्लियर है? सिंपल वर्ड से प्रोटैगनिस्ट जो मेन हीरो होता है, एंटागनिस्ट जो विलन होता है। क्लियर है? यहां तक आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। कॉमिक रिलीफ किसे कहते हैं? तो कॉमिक रिलीफ क्या होता है? तो कॉमिक रिलीफ इज अ ह्यूमरस सीन। ह्यूमरस का मतलब होता है थोड़ा मजाकिया सीन होता है, ठीक है, और अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन अ सीरियस प्ले। सीरियस समझना यहाँ पे क्या होता है, ये जो वर्ड है हमारा कॉमिक रिलीफ क्या होता है? मान के चलो कि ट्रेजेडी परफॉर्म हो रही है, पूरा जो सीन है वो डेंजरस से भरा हुआ है, दुख दर्द पीड़ा सारी चीजें चल रही है, ऑडियंस इज रेडी टू क्राई, एंड देन इन आवर स्टोरी और ड्रामा, ठीक है, ह्यूमरस सीन को इंक्लूड किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिलीफ को लाया जाता है, ऐसे कैरेक्टर को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोर लाइक अ क्लाउन। क्लाउन समझते हैं आप? जोकर। उसको रिलीफ करने के लिए भेजा जाता है स्टेज पे, ठीक है, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम अ टेंशन। सारे ऑडियंस जब टेंशन में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा जो ऐसे कैरेक्टर को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो जाकर के वहां पे क्या करता है, ऐसे प्ले करता है, मोर लाइक अ क्लाउन, जो सबको रिलीफ महसूस करवाता है। क्लियर है यहां तक? हिंदी टर्म हमारा, ठीक है, ड्रामा के लिए क्या होता है? नाटक। तो नाटक क्या होता है? तो नाटक इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत ड्रामा, ठीक है, संस्कृत ड्रामा का एक हाईएस्ट फॉर्म है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जिसमें विद हीरोइक प्रोटैगनिस्ट, जिसमें भी एक हीरोइक प्रोटैगनिस्ट होता है, जिसको हम लोग नायक बोलते हैं, ठीक है, नायक यानी कि हीरो, एंड बेस्ड ऑन फेमस स्टोरी, कोई फेमस स्टोरी पे बेस्ड हो और जिसका एक हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है। आप कोई भी एक हिंदी स्टोरी उठा लो अपनी, ठीक है, अगर आपने मूवीज देखी होगी या फिर कोई पुरानी सीरियल देखी होगी, तो उसमें ऐसे ही होता है, ठीक है, स्टार्टिंग विथ अ वेरी गुड पॉइंट और एंडिंग विथ अ रियली हैप्पी एंडिंग, ठीक है, जैसे मूवीज वगैरह में होता है ऐसा करके। फिर हमारा टर्म आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना आप सिंपली, ठीक है, प्रस्तावना वर्ड से ही आप समझो क्या, कि प्रस्तावना इज द प्रोलॉग और इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन प्ले। जब भी कोई प्ले स्टार्ट होता है, खासकर इंडियन प्ले स्टार्ट होने से पहले, जब उसमें यूजुअली डिलीवर्ड किया जाता है किस पे? बाय द स्टेज मैनेजर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्रधार। सूत्रधार होता है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में काइंड ऑफ डिस्क्लेमर एक तरह से बोल देते हैं, ठीक है। तो डिस्क्लेमर तो दिखाया जाता है ना, आप वहां पे जाकर के दिखा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ठीक है, सूत्रधार आके बोलता है हमारा कि हाँ ऐसे ऐसी बात है, ये प्ले इस पे बेस्ड है, ऐसे हुआ था, ये इवेंट ट्रू इवेंट पे है, ये बात है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका ऐसे लिखोगे, ठीक है, कि प्रस्तावना इज द प्रोलॉग और इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियन प्ले यूजुअली डिलीवर्ड बाय द स्टेज मैनेजर, काइंड ऑफ अ सूत्रधार। फिर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्थाई भव? स्थाई भव क्या होता है? तो स्थाई भव इज द परमानेंट और डोमिनेंट इमोशन, ठीक है। कैसा इमोशन? तो परमानेंट और डोमिनेंट इमोशन दैट अंडरलाइंस है ड्रामेटिक वर्क इन इंडियन एस्थेटिक्स। एग्जांपल में आप जैसे लव, जैसे हमारा हो गया श्रृंगार, ठीक है, सौरो, करुणा, ठीक है, सौरो का मतलब समझते हो दुख, ठीक है, लव प्रेम, काइंड ऑफ चीजें। हाँ, अब ये टर्म आप देखो, ये टर्म इजी वर्ड से आपको प्रहास। प्रहास का मतलब क्या होती है? हंसी, लाफ्टर, ये सारी चीजें। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन प्रहासा, तो प्रहासा का आप सिंपली बस बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखोगे कि प्रहासा इज अ टाइप ऑफ इंडियन कॉमिक ड्रामा कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड फार्स एंड सटायर। जो सटायरिकल होता है, फार्सिकल होता है, जिसमें हंसी मजाक होती है, ठीक है, किसी की आप क्या बोल सकते हो उसको, किसी की आप टांग खींच रहे हो, किसी के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, उसके बारे में हास्य टाइप की, ठीक है। एंड व्हाट इज संधि? संधि का जैसे अब हम लोगों ने, sorry, हाँ, संधि क्या होती है? कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काव्य खंड क्या होता है। तो खंड का मतलब क्या होता है? तोड़ना। और संधि का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संधि क्या होती है इंडियन लिटरेचर में, तो संधि का मतलब होता है, संधि रिफर्स टू
juncture or turning points in the plots of a Sanskrit play as described in the नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में जिस तरह से जब प्लॉट या फिर हमारा जो सीन है वो ब्रेक होता है और उसको जोड़ता है, इधर का प्लॉट और उधर का प्लॉट हमको समझ में आता है कि हाँ ये कहानी जो चल रही थी और उधर की जो कहानी चल रही थी वो किस तरह से जाकर के बीच में जुड़ी। जैसे आप सीरीज देखते हो, ठीक है, एपिसोड्स उसमें होते हैं, आप ये एपिसोड देखे और उस एपिसोड के देखो और बाद में आपको जो समझ में आता है अच्छा ये एपिसोड उस एपिसोड से कनेक्टेड है, देन जाकर यू कनेक्ट दो स्टोरीज डिफरेंट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स। आई हैवंट वॉच्ड इट बट मेनी ऑफ यू वॉच्ड इट। हु इज नायिका, ठीक है, नायिका क्या, तो नायक जो टर्म है हमारा, नायक कौन होता है हमारा, हीरो होता है, तो नायिका कौन हो जाएगी हमारी, हीरोइन हो जाएगी, ठीक है, फीमेल लीड, तो क्या हो जाएगी, तो नायिका इज द हीरोइन, कौन होती है, हीरोइन। इंडियन ड्रामा कौन कहोगे, नायिका इज द हीरोइन इंडियन ड्रामा, ठीक है। नाट्य शास्त्र उसको कैसे दिखाता है, तो नाट्य शास्त्र क्लासिफाइज हीरोइंस इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड रिलेशनशिप विद द हीरो। क्लियर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, क्लियर है यहां तक। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज पैथेटिक फैलेसी, ठीक है, पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, तो आप सिंपली उसका आंसर लिखोगे पैथेटिक फैलेसी इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू नेचर। एग्जांपल जैसे एंग्री क्लाउड्स, क्लाउड्स एंग्री होते हैं क्या, नहीं, लेकिन जब वो गरजते हैं बरसते हैं तो हम लोग कंपेयर करते हैं ह्यूमन के नेचर से, ठीक है, या फिर वेपिंग विलोस, ठीक है। तो ये जो नेचर के जो थिंग्स है उसको हम लोग ह्यूमन इमोशन से कंपेयर करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथेटिक फैलेसी, ठीक है, काइंड ऑफ डिजास्टर्स होता है बट स्टिल वी कंपेयर देम। फिर क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टाइम पे चल जाते हैं कि एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है हमारा, ठीक है, कि लिटरेचर में क्या एलिमेंट्स होते थे, पोएट्री में क्या नेचर होते थे, अब ड्रामा में क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो ड्रामा में भी सेम एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमारा, तो क्या क्या हमारा कैरेक्टर है, प्लॉट है, ठीक है, डायलॉग्स है, ठीक है, स्टेज है, ये सारी चीजें। तो द मेन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या है, तो कैरेक्टर होने चाहिए, किस लिए, तो वो हमारे ऐसे लोग जो हमारे स्टोरी को प्ले करते हैं, डायलॉग जो डायलॉग डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है, द कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स दैट ड्राइव्स द प्लॉट्स, प्लॉट क्या होता है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं। सेटिंग क्या होता है, तो सेटिंग में जो हमारा टाइम और प्लेस, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप फिर स्टेज जहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, फिजिकल स्पेस और परफॉर्मेंस जहाँ पे परफॉर्मेंस किया जाता है, इंक्लूडिंग प्रॉप्स एंड स्टैगिंग, ठीक है, टुगेदर दीज एलिमेंट्स ब्रिंग अ ड्रामेटिक वर्क्स टू लाइफ, ठीक है। कोई ड्रामेटिक वर्क है किसी ऑथर का, तो उसको जब स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है देन इट बिकम्स अ रियल इवेंट्स काइंड ऑफ थिंग। क्लियर है यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमेडी एंड ह्यूमरस कॉमेडी, ठीक है, सॉरी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है और कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस क्या होता है, तो ह्यूमरस समझते हैं आप लोग, ह्यूमरस में जिसमें हंसी मजाक होता है, और मैनर्स जिसमें थोड़ा सा मैनर्स होता है, जिसमें अच्छे से हम लोग बात करते हैं। लाइक क्या होता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आप समझो तो पॉपुलराइज्ड बाय बेन जॉनसन, ये इसको थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर किए थे। उसमें क्या होता है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस में इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पर्सन्स कैरेक्टर्स इज डोमिनेटेड बाय वन ऑफ फोर, ठीक है, जिसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। बॉडीली फ्लूइड्स, ठीक है, या फिर ब्लड हो गया, फिलंग हो गया, येलो बाइल हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, ये सारी वर्क्स हैं, ठीक है, मेकिंग देम एक्सेंट्रिक और अनबैलेंस्ड, ठीक है। लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है हमारा, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में पॉपुलर इन रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, जो रेस्टोरेशन पीरियड पे बेस्ड है, सेटराइज्ड द सोशल बिहेवियर, जो सोशल बिहेवियर को सेटराइज करता है, जिसमें कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल मैनर्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द अपर क्लासेस, while the former focuses on the inner temperament and the latter focuses on social conduct, ठीक है। एक बात करता है, ठीक है, एक बात करता है हमारा जिसमें हम लोग टांग खींचते हैं, काइंड ऑफ किसी की बुराई करते हैं, ठीक है, और उनके कैरेक्टर्स को हम लोग प्ले करके ऑडियंस को लाफ करते हैं, ऑडियंस को हंसाते हैं, तो वो हमारा हो गया क्या, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज कैथारसिस, कैथारसिस क्या होता है हमारा, तो कैथारसिस क्या होता है, तो व्हाट इज कैथारसिस, कैथारसिस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए, रिलीज ऑफ इमोशन, जब आप ट्रेजेडी को देख करके आपके अंदर से इमोशंस रिलीज होता है, आप रोना शुरू कर देते हो या फिर उनके लिए बैड फील करना शुरू कर देते हो, ठीक है। एंड हु कॉइन्ड दिस टर्म, और इसके बारे में कौन बताया, तो एरिस्टोटल ने बताया, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखोगे कैथारसिस वाज कॉइन्ड बाय द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, ठीक है, इन द पोएटिक्स, उनका एक वर्क है पोएटिक्स, उसमें उन्होंने बताया था, क्या बताया था कि इट रिफर्स टू द
इमोशनल प्योरिफिकेशन और रिलीफ दैट द ऑडियंस एक्सपीरियंस आफ्टर वॉचिंग द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को देख करके जब उनके अंदर से इमोशंस बाहर आते हैं, ठीक है, वो रोना शुरू करते हैं या फिर वो रिलीफ फील करते हैं, या तो कैरेक्टर मर गया या तो उसके साथ कुछ बुरा हो गया, ठीक है, थ्रू वॉचिंग द हीरोज सफरिंग, जब हीरो जो मेन हमारा लीड होता है वो सफर करता है, या फिर द ऑडियंस फील्स इंटेंस इमोशन, वो इंटेंस इमोशन फील करते हैं, क्या क्या, तो पिटी, ठीक है, पिटी यानी कि दुख फील करते हैं, ठीक है, फियर, या फिर वो जब वहां पे कुछ स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग उस चीज को फील करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है, जब प्ले का एंडिंग होता है तब ये चीज हम लोग फील करते हैं, द इमोशंस आर पर्क्ड लिविंग द ऑडियंस फीलिंग क्लेंज्ड एंड अपलिफ्ट, ठीक है, क्लेंज्ड का मतलब रोना, इमोशंस का बाहर आना, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द इंडियन ड्रामा, इंडियन ड्रामा को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मेंशन्ड इन नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में जिस तरीके से बताया गया तो आप उसको सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, ठीक है, आपको बस सिंपली यहां देखना है, समझना है क्या कि नाट्य शास्त्र क्या होती है, तो नाट्य शास्त्र डिस्क्राइब सेवरल टाइप्स ऑफ संस्कृत प्लेस, जैसे हमारा तो क्या क्या लिख देना है, तो आपको नाटक लिख देना है, नाटक में क्या होता है, तो मोस्ट प्रेस्टिजियस विथ हीरोइक थीम, जिसमें हीरोइक थीम होता है, हैप्पी एंडिंग होता है, फिर हमारा हो गया प्रकरना, प्रकरना में क्या होता है, तो जिसमें सोशल ड्रामा होती है, फिक्शनल स्टोरी होती है, जो मिडिल क्लास हीरो होता है हमारा, फिर हो गया हमारा क्या, फिर हमारा भाना हो गया, ठीक है, तो भाना क्या होता है, तो अ वन एक्ट मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब एक बंदा आता है अपना मोनोलॉग स्पीच देता है और अपना थॉट्स को वहां पे कन्वे करके चला जाता है, ठीक है, फिर हो गया विथी, विथी क्या होती है, तो एक शॉर्ट प्ले होती है, मिक्स ऑफ ह्यूमर, जिसमें ह्यूमर भी होता है और सेंटिमेंट भी होता है, मतलब हंसी मजाक भी होती है, थोड़ी सेंटिमेंट्स भी आती है, थोड़ी फीलिंग्स भी आती है, और 5 में आप लिखोगे प्रहासा, प्रहासना में सिर्फ हंसी मजाक होती है, ठीक है, कॉमिक फार्स, जिसमें ईच टाइप, जिसमें हंसाने का काम होता है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी का आप ले लो, ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम नाट्य शास्त्र, ठीक है, तो ईच टाइप हैज स्पेसिफिक रूल्स अबाउट कैरेक्टर्स, प्लॉट्स एंड स्टाइल, क्लियर है यहां तक? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, इतना प्ले हम लोग डिस्कस किया, प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, तो प्रॉब्लम प्ले के बारे में आप सिंपली लिखोगे कि जिसमें वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, तो प्रॉब्लम के प्ले क्या होता है, तो प्रॉब्लम प्ले में लोग डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम प्ले इज अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट रियलिस्टिकली प्रेजेंट अ सोशल, मोरल, एथिकल प्रॉब्लम फॉर अ ऑडियंस टू थिंक अबाउट, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम प्ले में हम लोग जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्लियर है यहां तक? जैसे आप यहाँ पे पायनट बाय हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन हमारे ग्रेट राइटर है, ठीक है, उन्होंने इस चीज को बताया था, इट डज नॉट ऑफर ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो नहीं देगा लेकिन आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, बट फोर्सेस द ऑडियंस टू क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स, ठीक है, जो ऑडियंस को फोर्स कर देता है, अगर हम यहाँ पे आए कुछ बता के चले गए, ऑडियंस दे विल स्टिल बी थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम, कि ऐसा क्यों हुआ, सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है, ठीक है, दे विल नॉट एंड अप विद एनी सॉल्यूशन बट स्टिल दे विल थिंक अबाउट इट फॉर एवर काइंड ऑफ। एग्जाम्पल्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं जैसे इब्सन्स का अ डॉल्स हाउस, ठीक है, ऑन वुमेन्स राइट्स, वुमेन्स राइट्स के बारे में अगर बात करके चले जाए तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, बट स्टिल दे विल बी थिंकिंग अबाउट, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स। एंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो हमारी प्ले है, ठीक है, आप जीवी शॉ भी लिख सकते हो, ठीक है, सोशल इश्यूज पे, एंड इसका एम क्या रहता है, दैट एम इज स्टिमुलेट डिबेट, ठीक है, ये डिबेट करता है रादर देन सिंपली एंटरटेन के बजाय ये आप डिबेट में बदल जाएगा, क्लियर है यहां तक? अब लास्ट जो हमारा यूनिट है वो है हमारा फिक्शन, ठीक है, 3 यूनिट अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल सिंपली रिप्लाई दैट, ठीक है। यूनिट 4 फिक्शन, फिक्शन क्या होता है हमारा, फिक्शन में आपको समझना है फिक्शन क्या होता है, फिक्शन नाम वर्ड से ही समझना है, ठीक है, काल्पनिक। आपसे पूछा जाए फिक्शन क्या है, तो फिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट प्रेजेंट्स इमेजिन इवेंट्स, जिसको हम लोगों ने इमेजिन किया है, इमेजिन इवेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन रियल लाइफ, जो रियल लाइफ है बेस्ड नहीं होता, क्लियर है यहां तक? फिर आपसे पूछा जाए नॉवेल क्या होता है, तो नॉवेल इज अ लॉन्ग प्रोज नैरेटिव, बहुत ही लंबी स्टोरी होती है, लाइक हैरी पॉटर की नॉवेल्स ले लो आप, ठीक है, सिंपली यार एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, फिक्शन दैट पोर्ट्रेज रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, ठीक है, क्लियर है, जिसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें रियल इवेंट्स होते हैं, रियल इवेंट्स भी हो सकते हैं, फिक्शनल इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा आप उसमें बताना चाहो, ठीक है। नोवेल और नोवेला में डिफरेंस है, नोवेल क्या होता है, क्लियर हो गया, नोवेला क्या होती है, तो नोवेला होती है कि नोवेला इज अ वर्क ऑफ फिक्शन शॉर्टर देन नोवेल, नोवेल से छोटा होता है, ठीक है, बट लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी से बड़ा हो लेकिन नॉवेल से छोटा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेला,
क्लियर है यहाँ तक? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी के बारे में यहाँ पे आ गया ना, तो शॉर्ट स्टोरी आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाए कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी इज अ ब्रीफ वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन दैट फोकसेस ऑन सिंगल इंसिडेंट, जो सिंगल इंसिडेंट के बाद बात करती हो, जिसमें कैरेक्टर के बारे में बात हो और उसका एक थीम हो। क्लियर है? फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एपिस्टोलरी नोवेल, ठीक है, आप इसको कैसे बताओगे? तो एन एपिस्टोलरी नोवेल इज अ नोवेल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, ठीक है, जिसको लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप फ्रेंच काफ्का की नोवेल, सॉरी फ्रेंच काफ्का का ले लो, ठीक है, लेटर टू मिलीनियम, जिसको लेटर फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। डायरी एंट्रीज, जो डायरी एंट्रीज काइंड ऑफ लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स के टाइप में लिखा जाता है। एग्जांपल में जैसे रिचर्डसन की प्रमिला है, सॉरी पैमिला है, टंग स्लिप्स। गॉथिक नोवेल, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स रिलेट टू दिस टर्म। गॉथिक नोवेल क्या होता है? अ गॉथिक नोवेल इज अ टाइप ऑफ फिक्शन फीचरिंग हॉरर, जिसमें हॉरर के बारे में बात हो, मिस्ट्री के बारे में उसमें बात हो, ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बात करो, पावर्स, सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है, एंड ग्लूमी सेटिंग। ग्लूमी का मतलब होता है फॉगी, ग्लूमी काइंड ऑफ डार्कनेस, ठीक है, डार्क नॉवल काइंड ऑफ समझ लो, ठीक है। जैसे आप बहुत ही फेमस वर्क है हमारा, एग्जांपल में आप लिख दोगे फ्रैंकेनस्टाइन, जो कि नोवेल भी है हमारा और जिसमें हमारा मूवी भी बन चुका है, ठीक है। सॉरी ऑस्कर आइजैक मेन प्ले उसमें किए हुए। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, कॉन्शियसनेस समझते हैं आप लोग, ध्यान लगाना, ठीक है, तो आप उसके बारे में कैसे लिखोगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या होती है, तो आप सिंपली लिखोगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव टेक्निक दैट प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स। बस वो सोचता जाता है, ठीक है, जिसमें उसके फीलिंग्स के बारे में बात हो, परसेप्शन के बारे में बात हो, इमेजिनेशन, परसेप्शन, फीलिंग्स, ठीक है, बस सोचते जा रहे हैं, एज यूज्ड बाय जेम्स जॉयस, ठीक है, जेम्स जॉयस, ठीक है, और वर्जीनिया वुल्फ। इनकी स्टोरीज एक शॉर्ट स्टोरी भी है इनकी, ठीक है, काफी शॉर्ट स्टोरीज है। रिसेंटली द डचेस एंड द ज्वेलर, एक शॉर्ट स्टोरी है इनकी। डिफाइन पिकारेस्विक नॉवेल, ठीक है, आप इसको कैसे करोगे? पाइकार्सिक नॉवेल, तो इसको आप डिफाइन करोगे आप, पिकार्सिक नॉवेल इज follows the adventure of rugged law-born hero who wanders through society exposing its flaws, ठीक है। सिंपली आप लिखोगे कि ऐसा नॉवेल, ऐसा स्टोरी, ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ स्टोरी जिसमें जो हमारा मेन हीरो होता है वो क्या करता है, ठीक है, लॉ बॉर्न होता है, लॉ बॉर्न हीरो होता है जो बस इधर उधर सोसाइटी में घूमता है और सोसाइटी की कमियों को वहां पे दिखाता है, उसको काइंड ऑफ लिस्ट आउट करते हैं। एंड देयर दिस आवर टर्म साइकोलॉजिकल नॉवेल, ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होता है? साइकोलॉजिकल वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे, तो साइकोलॉजिकल नॉवेल क्या होता है? तो आज साइकोलॉजिकल नॉवेल फोकसेस ऑन द इनर मेंटल एंड इमोशनल लाइफ, ठीक है, जो इनर मेंटल और इमोशनल लाइफ पे बात करे, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर रादर देन एक्सटर्नल एक्शन, एक्सटर्नल एक्शन से ज्यादा इनर थॉट्स के बारे में बात करें, कि जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है या फिर जो हमारा कैरेक्टर है वो अपने ही थॉट्स में बस घुमा हुआ है, ठीक है। एंटी हीरो क्या होता है? हीरो का मतलब समझते हैं, जो मेन लीड होता है, एंटी हीरो यानी कि जो काइंड ऑफ बैड थिंग करता हूं, तो एंटी हीरो क्या होता है? एन एंटी हीरो इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो सेंट्रल कैरेक्टर भी होता है, वो क्या करता है? हु लैक्स ट्रेडिशनल हीरोइक क्वालिटीज, जो हीरो में क्वालिटीज होती है उसके अंदर नहीं होता है, ही लैक्स, उसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर कमी, हु लैक्स ट्रेडिशनल हीरोइक क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी, मोरालिटी, जिसके अंदर ना ब्रेवरी होती है ना मोरालिटी होती है, बट स्टिल द प्रोटैगनिस्ट, और प्रोटैगनिस्ट की गिनती में आएगा, बट उसको हम लोग एंटी हीरो कहेंगे। क्लियर है? फिर आप लोग को ध्यान देना है कि व्हाट इज डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट क्या होता है? डिनाउंसमेंट के बारे में यही लिखना है कि डिनाउंसमेंट इज द फाइनल रेजोल्यूशन और अनरैवलिंग ऑफ द प्लॉट आफ्टर द क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के बाद जो चीजें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिनाउंसमेंट, ठीक है। वेयर ऑल लूज एंड्स एंड टाइड अप, जहां पे सारी चीजें खत्म होती है और सारी चीजें टाइड अप होती है, कनेक्ट होती है, जुड़ती है जाकर के। क्लियर है? फिर है डिक्शन क्या होता है? सिंपल सा वर्ड्स, ये टर्म आपको याद रखना है। डिक्शन क्या होता है? तो डिक्शन इज द राइटर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो राइटर जिस तरह से वर्ड्स, उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो किस तरह के वर्ड्स यूज करके आपको कैसे, रीडर्स को कैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वेदर फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़ोगे जो सिंपल वर्ड्स में भी लिखे रहते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड में लिखे रहते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें, ठीक है। विच शेप्स द टोन और स्टाइल ऑफ राइटिंग,
जो राइटिंग का जो स्टाइल है उसको सेव करता है, काइंड ऑफ उसको एक ऐसी दिशा में ले जाता है कि रीडर्स का माइंड है सो समझ में आए कि किस तरीके से लिखा हुआ है, या तो सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में लिखा हुआ है, समझने को कैसा है। तो डिक्शन समझ में आ गया आप लोगों को। सब टेक्स्ट क्या होता है, तो सब टेक्स्ट के बारे में आप सिंपली बस ऐसे लिखोगे कि व्हाट इज सब टेक्स्ट। तो सब टेक्स्ट इज द अंडरलाइंग और implicit meaning in a literary work what is suggested beneath the surface। ठीक है, कि एक्चुअल में छुपा क्या है हमारा, ठीक है, डायलॉग और एक्शन क्या है। आप लिखते हो ना, वो ऊपर नीचे लिखा हुआ रहता है ना, आप मूवीज में देखो कि सब टेक्स्ट जैसे सब टाइटल होता है वैसे सब टेक्स्ट होता है कि सब टेक्स्ट इज द अंडरलाइंग वर्ड्स, ठीक है, और इम्प्लिसिट मीनिंग्स इन अ लिटरेरी वर्क, ठीक है, जो व्हाट इज सजेस्टेड, जो वर्क्स के नीचे लिखा रहता है, बीनीथ, ठीक है, सरफेस ऑफ द, ठीक है, डायलॉग और एक्शंस जिसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया रहता है, ठीक है, एंड व्हाट इज मीडियस रेस, ठीक है, मीडिया रेस क्या होता है, तो मीडिया रेस लैटिन का एक वर्ड है जिसको आप सिंपली लिखोगे कि इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन द मिडिल ऑफ थिंग्स इज अ टेक्निक वेयर द स्टोरी बिगिंस, जहां पे स्टार्ट होता है इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, एक्शन के बीच में स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टिंग विद द एक्शन कि हाँ हीरो हीरो लड़ रहे हैं, उसके बाद अचानक से स्टोरी शुरू हो गई, rather than from the beginning पे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, बिगनिंग बस नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस स्टार्ट होती है और उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है, इधर की स्टोरी दोनों फॉर्म हो जाती है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एन एल्यूजन इन फिक्शन, ठीक है, एल्यूजन क्या होता है हमारा फिक्शन में, तो एन एल्यूजन इज अ इनडायरेक्ट रेफरेंस, क्या होता है, तो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसका, तो फेमस पर्सन, इवेंट्स, प्लेस, लिटरेरी वर्क, ठीक है, उस टेक्स्ट के अंदर। क्लियर है। अगर आपसे फिर पूछा जाए कि नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है कि आप जो स्टोरी पढ़ रहे हो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, जिन्होंने लिखा है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, या फिर हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, या फिर कोई अदर पर्सन है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। आप मूवीज देखते हो, मूवीज में होता है ना कि एक अगला बंदा बोलते जा रहा है मूवी खत्म हो गई, वैसे ही हमारा क्या होता है, वर्क्स होता है। वर्क्स में आपको समझना है कि नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, तो नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि रिफर्स टू द पर्सपेक्टिव, आप किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, ठीक है, फ्रॉम विच स्टोरी इज टोल्ड। हो सकता है कि फर्स्ट पर्सन कौन, जो मेन लीड है, जो डायलॉग बोल रहा है, आप उसी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। सेकंड पर्सन भी हो सकता है जिसपे सारी बातें हो रही है, जो सुन रहा है, आप भी हो सकते हो, ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव से। और थर्ड पर्सन जो, ठीक है, सेकंड पर्सन में हम लोग आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, थर्ड पर्सन ही, सी और दे, कोई अगला बंदा स्टोरी को बोल रहा है और आप उसके पर्सपेक्टिव से पढ़े जा रहे। क्लियर है यहां तक। फिक्शन में क्लाइमेक्स क्या होता है, तो क्लाइमेक्स वर्ड से आप लोग फेमिलियर हो गए, क्लाइमेक्स यानी कि जहां पे सारी एंडिंग होती है और जहां पे सारी बातें हमको समझ में आती है, क्लियर होती है, ठीक है। तो क्लाइमेक्स क्या होता है, द क्लाइमेक्स इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जहां पे कुछ हो रहा है अचानक जाके एक्शन हो जाता है या फिर सारी चीजें रिवील हो जाती है, तो द क्लाइमेक्स इज द टर्निंग पॉइंट और मोस्ट इंटेंस मूवमेंट, ठीक है, क्या होती है, बहुत ही इंटेंस मूवमेंट होती है स्टोरी में, जहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो पीक पे पहुंच जाता है, कुछ लड़ाई हो रहा है वो पीक पे चला गया, फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो जाके एंडिंग हो रही है, पूरा सारी चीजें होती है, जैसे एंड गेम में क्लाइमेक्स था ना, अरे अवेंजर्स एंड गेम यार, ठीक है। फिर है आपका व्हाट इज साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन क्या होता है, मूवीज देखते हो आप लोग, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स तो मूवीज देखेंगे ही। साइंस फिक्शन क्या होती है, साइंस फिक्शन हमारे जो साइंस पे रिलेटेड हो, ठीक है, साइंस फिक्शन इज अ जॉनर, ठीक है, जॉनर ऑफ फिक्शन दैट डील्स विद इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट लाइक स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और एलियन लाइफ। क्रिस्टोफर नोलन का सबका नाम याद आ रहा है, ठीक है, टाइम ट्रैवल से हो गया, स्पेस ट्रैवल से हो गया, ये सारी चीजों से, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये सारी मूवीज नहीं लिख देना है, वर्क्स को लिखना है। फिर है हमारा रीजनल नॉवेल क्या होता है, तो रीजनल नॉवेल क्या होता है, द रीजनल नॉवेल इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया एंड इट कैप्चर्स द लोकल कस्टम्स, जो लोकल कस्टम के बारे में बात करता हूँ, वहां के डायलेक्ट, वहां के वर्ड्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक, एंड द वे ऑफ लाइफ दैट द रीजन, ठीक है, उस रीजन में कैसे लाइफ जीते हैं लोग उसके बारे में, ठीक है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज रेटोरिक, ठीक है, व्हाट इज रेटोरिक, रेटोरिक क्या होता है, तो रेटोरिक is the art of using language effectively and persuasively in writing or speech, ठीक है, राइटिंग और स्पीच में जो हमारा, ठीक है, यूज किया जाता है लैंग्वेज, ठीक है, इफेक्टिवली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटोरिक, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स में समझते हैं, उसके बाद आपका यूनिट है वो कवर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, फिर से वही बात आ गई, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, नेचर इन पोएट्री, नेचर इन ड्रामा एंड नाउ एलिमेंट्स इन ड्रामा एंड एलिमेंट्स इन फिक्शन।
तो एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन क्या होता है, तो द मेन एलिमेंट्स ऑफ फिक्शंस आर क्या, तो सेम ही चीज आपके, ठीक है, कैरेक्टर है, ठीक है, प्लॉट है, सेटिंग है, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टाइल है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। आप थोड़े थोड़े सबके बारे में लिख दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में क्या अंतर होता है, ठीक है, आपको नॉवेल और नोवेला में भी पूछ दे, तो नॉवेल और नोवेला में भी पूछ दे तो आप वहां पे भी बता सकते हो कि नॉवेल हमारा लॉन्ग स्टोरी होता है और नोवेला क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी से छोटा, और सॉरी हाँ, शॉर्ट स्टोरी से बड़ा और नॉवेल से छोटा। आपसे पूछा जाए नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, तो नॉवेल लॉन्ग प्रोज होता है, ठीक है, लॉन्ग प्रोज फिक्शन होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, सेवरल सब प्लॉट्स होते हैं, और जिसमें थीम्स और डेप्थ मैनी चैप्टर्स वगैरह होते हैं। और शॉर्ट स्टोरीज क्या होता है, तो ब्रीफ होता है, छोटा होता है, तो सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात करता है, इंसिडेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, यूजुअली विथ मेन प्लॉट, फ्यू कैरेक्टर्स। और जो नॉवेल्स होता है वो काइंड ऑफ वाइड एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें बहुत लंबा हम लोग समझते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, और शॉर्ट स्टोरी छोटा होता है। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्सोनेंस टेक्निक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप लोग समझना कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सोनेंस टेक्निक क्या होता है। तो इज अ नैरेटिव मेथड दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द कंटिन्यूअस एंड अनफिल्टर्ड फ्लो ऑफ थॉट्स, इंप्रेशंस, फीलिंग्स, कैरेक्टर्स माइंड, ठीक है। और ये मिमिक करता है, क्या मिमिक करता है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, ठीक है, ह्यूमन माइंड हमारा कैसे काम करता है। कॉन्शियस का मतलब ये होता है ना, जंपिंग बिटवीन मेमोरीज, कैसे मेमोरीज हो गया, परसेप्शन के बीच में हम लोग जंप, मतलब परसेप्शंस के बारे में बात करना, मेमोरीज के बारे में बात करना, कैसे हम लोग थॉट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये बात आइडियाज हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। और नाम तो लिख ही दिए हैं, जेम्स जॉयस का जो हमारा वर्क है, ठीक है, तो ये क्लियर है। वर्जीनिया वुल्फ का हमारा जो वर्क है, फिर आपको अगर बताना हो कि एक्सप्लेन द टर्म डिनाउंसमेंट विद एन एग्जांपल, डिनाउंसमेंट का आपको बताना हो कि एग्जांपल से आप इसको समझाएं, तो आप कैसे लिख सकते हो कि डिनाउंसमेंट इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अननॉटिंग। अननॉटिंग का मतलब, नॉट का मतलब होता है बंधा, अननॉटिंग का मतलब बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। इट रिफर्स टू द इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ स्टोरी, ठीक है, ये स्टोरी के बाद कंक्लूडिंग पार्ट, कंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, जब स्टोरी हमारा खत्म हो रहा था, सारी चीजें कंक्लूड हो रही होती है, ठीक है। आफ्टर द क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है कि वेयर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, ठीक है, जहाँ पे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में अच्छे से पता चलता है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर जो भी ट्रेजेडी वगैरह हुआ है, ठीक है। द प्लॉट इट नीटली टाइड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल इन अ डिटेक्टिव नॉवल, डिटेक्टिव नॉवल में हम लोग क्या होता है, डिटेक्टिव नॉवल, एक डिटेक्टिव होता है, वो अलग अलग एविडेंस जमा करता है और बाद में जाकर के एकदम एंडिंग में जाकर के उसको पता चलता है कि जो मेन बंदा, जो मेन विक्टिम है, विक्टिम कौन है, क्राइम किसने किया हुआ, सारी चीजें आकर के लास्ट में पता चलती है। तो वैसे ही हमारे जैसे, ठीक है, आफ्टर मोस्ट टेंस मूवमेंट, सारे टेंस मूवमेंट होने के बाद, ठीक है, कन्फ्रंटिंग द क्रिमिनल, वो क्लाइमेक्स में होता है। और बाद में डिनाउंसमेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो डिटेक्टिव होता है वो एक्सप्लेन करता है कि क्राइम कैसे हुआ, क्रिमिनल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उसको पनिश किया गया, ठीक है, कैरेक्टर्स कैसे रिटर्न किए नॉर्मल लाइफ पे, ये चीजें, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये जो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ क्लोजरनेस प्रोवाइड करता है ऑडियंस को। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द एंटी नॉवेल, एंटी नॉवेल क्या होता है, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉवेल, ट्रेडिशनल नॉवेल से अंतर क्या है इसका, ठीक है, एंटी नॉवेल क्या होता है, ट्रेडिशनल नॉवेल से डिफरेंस कैसे, तो आप इसका सिंपली आंसर लिखोगे कि एन एंटी नॉवेल, एंटी नॉवेल क्या होता है, तो एंटी नॉवेल इज एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ फिक्शन, फिक्शन का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। क्या होता है इसमें, तो दैट इट डिलिबरेटली ब्रेक्स द कन्वेंशनल रूल्स ऑफ नॉवेल राइटिंग, नॉवेल राइटिंग का, ठीक है, काइंड ऑफ रूल्स को ब्रेक करता है। एंड इट रिजेक्ट्स द क्लियर प्लॉट, ये क्लियर प्लॉट को रिजेक्ट करता है। कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, लॉजिकल नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन राइटर लाइक, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं, राइटर लाइक एलन रॉबिक, ठीक है, ग्रिलेट यूज दिस फॉर्म ऑफ चैलेंजेस द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल नॉवेल। ट्रेडिशनल नॉवेल में क्या होता है, ठीक है, आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है, एंटी नॉवेल समझ में आ गया, ट्रेडिशनल नॉवेल समझना। ट्रेडिशनल नॉवेल होता है कि ट्रेडिशनल नॉवेल दैट टेल्स अ स्टोरी विद अ बिगिनिंग, ठीक है, जिसमें एक सिंपली बिगिनिंग होता है, मिडिल होता है और एंडिंग होता है। लेकिन एंटी नॉवेल में ऐसा नहीं होता है, एंटी नॉवेल में बीच में बहुत सारे अनफिक्स्ड प्लॉट होते हैं, अचानक से कोई भी दूसरा स्टोरी आ जाएगा, अनरिलायबल नरेटर्स होते हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, किसी का भी नरेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है, फ्रैगमेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सब जुड़े उड़े हो सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग द केओस, केओस का मतलब परेशानी, केओस का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत झंझोड़ वाला काम, ठीक है, अनसर्टिनिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो कुल मिला करके आपको समझ में आ गया कि एंटी नॉवेल और ट्रेडिशनल नॉवेल क्या होता है। एंटी नॉवेल में हमारा सारी चीजें मिक्सड अप होती है, सारा चीज झंझोड़ करके होता है, ठीक है, कभी भी किसी का भी नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, ठीक है, कहीं दूसरा स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल नॉवेल क्या होता है, सिंपली उसमें स्टार्टिंग होगा यानी कि बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा और एंडिंग होगा।
तो 4 यूनिट्स थे, 4 यूनिट्स कवर हो गए। ठीक है, कोई भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, आपको बातें ध्यान क्या रखनी है, तो अगर 1 लाइन का क्वेश्चन है तो आप 1 लाइन में लिखोगे, या फिर 1 वर्ड में लिखोगे। लॉन्ग टाइप का तो आप लॉन्ग में लिखोगे, 4 से 5 लाइन का, जहाँ पे 6 लाइन का। ठीक है, या फिर आपका ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन है तो आप उसका 2.5 से 3 पेज में आंसर करोगे। ये सारी बातें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको नर्वस नहीं होना है। आप ये वीडियो बस पूरा देखना था आपको। ठीक है, आपने देख लिया, यहाँ तक आप बने हुए, तो जाहिर सी बात है कि आपका सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया इंग्लिश कोर का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।